आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। कल रात से जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है तब से लगातार उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म हो रहा है और पुलिस अब ये जो तीनों हत्यारे हैं, तीनों आरोपी, इनकी कुंडली खंगालने में जुटी है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक आरोपी जिसका नाम सनी है, उसका पूरा नाम मोहित सिंह है। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है वो आपको भी दे दें। तीन में से एक आरोपी सनी, उसका पूरा नाम है मोहित सिंह। इस पर करीब 14 केस पहले से दर्ज हैं। यूपी के हमीरपुर का रहने वाला है ये। एक एक करके जो हमारे पास जानकारी आ रही है इन तीनों आरोपियों के बारे में वो हम आपको दे रहे हैं। अब से पहले अतीक, अशरफ और बाकी उसके पूरे गैंग, पूरे परिवार वालों का कच्चा चिट्ठा आप लगातार न्यूज 24 पर हफ्तों से, महीनों से देख ही रहे हैं, बल्कि सालों से। अब इन तीनों की कुंडली भी देख लीजिए। जिन तीनों ने अतीक और अशरफ को पुलिस के सामने, पुलिस की कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर। 7 गोलियां अतीक को लगी हैं और 9 अशरफ को, अभी तक यह जानकारी मिली है। और अब ये जो 3 हैं हत्यारे, इन तीनों के बारे में साफ साफ जानकारी मिल चुकी है कि तीनों प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, पेशेवर अपराधी। और जय श्री राम का नारा लगाकर इन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी। जाहिर है सियासी पारा गर्म है, हर तरफ से विपक्षी दल, विरोधी अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के। बल्कि AIMIM तो यहां तक कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आलोक वत्स मेरे साथ हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। ये खुद बड़े नाराज हैं, आप खुद बड़े नाराज लग रहे हैं मुझे। इसीलिए आलोक जी, हाँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं, स्वाभाविक है नाराजगी होना, क्योंकि जितना हमने किया, इतना अच्छा माहौल पैदा किया, यूपी को अग्रसर कर दिया एक अच्छी दिशा में जाने की ओर, और एक ये पुलिस की चूक के कारण हमें इस तरीके का माहौल झेलना पड़ रहा है, जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो ऐसे में नाराज होना या थोड़ा अंदर से असंतुलित होना स्वाभाविक है। और यही दशा शायद हमारे चीफ मिनिस्टर की भी होगी कि उन्होंने इतने अभूतपूर्व कार्य किए, यूपी को कहां से कहां ले गए, अपराध मुक्त कर दिया, लेकिन इस तरीके का घटनाक्रम। इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? देखिए, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि बताते हैं इनमें से 1 या 2 का संबंध बजरंग दल से है और फिर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं? देखिए, इस पर कुछ भी टिप्पणी करना, जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाए तब तक बेमानी होगा। मैं कुछ बोल दूं कि नरमी तो नहीं बरती जाएगी इन पर, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। योगी राज में किसी भी ऐसे अपराधी के ऊपर नरमी नहीं बरती जाएगी, और दूध का दूध और पानी का पानी। भाई, आरोप तो यही लगता है कि मजहब देखकर कार्रवाई करवाती है योगी सरकार, बुलडोजर भी मजहब देखकर करवाती है, एनकाउंटर भी मजहब देखकर करवाती है। अगर आप मजहब की बात करते हैं तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन शायद राणा था उसका टाइटल। बिजनौर में अभी 15-20 दिन पहले एक 2.5 लाख का इनामी मारा गया। ही वॉज अ हिंदू, मुझे नाम थोड़ा सा जहन में नहीं आ रहा है। तो वो तो हिंदू था, तो वहाँ मजहब की बात कहाँ आई? देखिए, जैसे लोग बोलते हैं जात न पूछो साधु की, वैसे ही जात न पूछो क्रिमिनल की। क्रिमिनल की कोई जात या धर्म नहीं होती, उसका काम होता है क्राइम। अब मनोज सिंह काका बैठे हैं, कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए योगी जी। स्वाभाविक है, ऐसे मौकों पर लोगों को इन सब चीज़ों कहने का मौका मिल जाता है, लेकिन जनता तय करेगी ना कि किसको हमको रखना है राज में, किसको नहीं रखना है। इसलिए आपके इस्तीफे की मांग से अगर मान लीजिए वो रिजाइन भी कर दें या दोबारा चुनाव हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि फिर योगी जी ही वापस आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता में ये विश्वास किए कराए पर पानी फेर दिया इस घटना ने। ये हुआ, अभी के लिए ये हुआ है कि हमारे अच्छाइयों को इसने थोड़ा दबा दिया है। अब स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए ये पुलिस एनकाउंटर, मैं तो आपको एक चीज और बताया कि मान ली ऐसे हमलावर मोस्टली ऐसा काम नशे में करते हैं, क्योंकि नशे से उनकी थोड़ी सी वो बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए अंधाधुंध फायरिंग कर देता तो आपके कितने साथी शहीद हो जाते, इसका भी आपको थोड़ा सा संज्ञान हो रहा है। पुलिसकर्मी भी कितने मरते हैं। तो आपको करना चाहिए, आपकी सरकार है भाई। वही डर मुझे है कि ये तो टारगेटेड, ये तो ऐसे आए थे कि टारगेट पर मारेंगे और टारगेट से ही निकल जाएंगे। उतने नजदीक में और लोग खड़े थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। और
जिसको कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा और उल्टा, पहले ही गोली से ढेर कर दिया उसने अतीक को, बिकॉज दैट वाज शॉट इन हिज टेंपल। उमेश पाल का मर्डर हो या फिर ये अतीक और अशरफ का, इससे तो ऐसा लगता है कि किसी को डर ही नहीं है। पहले आप कहते थे तख्तियां लगाकर गले में अपराधी खुद थाने चले जाते हैं, बिल्कुल जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उनको लगता है इनकाउंटर हो जाएगा। ऐसा माहौल लेकिन था। इन दो घटनाओं से तो सब गलत हो रहा है सारा। ऐसा माहौल था। हाँ, अब क्यों नहीं है? इन दो घटनाओं से हमारा ग्राफ नीचे आया है, इसको मानने में कोई ये नहीं है। और ये पुलिस की चूक है, एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की चूक है, LOI की चूक है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं प्रशासन में दुरुस्त करने में उनकी चूक है, भयंकर चूक है। मतलब इस्तीफे का तो सवाल नहीं है ना? कोई सवाल ही नहीं है। अगर ऐसी बातों पर लोग इस्तीफा देते रहे तो हर चीज पे इस्तीफा होता रहेगा। ओके, मनोज सिंह काका, आप समझ रहे हैं आलोक जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कह रहे हैं इस्तीफा ले भी लीजिए तब भी दोबारा योगी जी आएंगे, यानी राजनीतिक तौर पर इस घटना का नुकसान नहीं होने वाला बीजेपी को। देखिए, कम से कम मुझे खुशी है कि आलोक वत्स जैसे लोगों ने कम से कम नैतिक बातें करी हैं। इन्होंने कम से कम इन्होंने ये माना है कि सरकार का फेल्योर है और सरकार की लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जो जिम्मेदारी है उसमें सरकार पूरी तरह से फेल हुई। मैं जो बात पहले कह रहा था मानक, वही कह रहा हूं कि उमेश पाल की जो जघन्य हत्या हुई 2 पुलिस वालों की अभिरक्षा में हुई, लेकिन अशरफ की और अतीक की जो हत्या हुई है ये पूरे देश के माननीय उच्चतम न्यायालय की अभिरक्षा की हत्या हुई है। अब क्या न्यायालय, देश का माननीय उच्चतम न्यायालय ये मान लेगा कि उसके अभिरक्षा में जो कैदी रहेंगे उसकी भी सुरक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं करी जा सकती है? उत्तर प्रदेश में अपराध इतना चरम पर है कि उन लोगों की हत्या कर दी जा सकती है। और इसी के आड़ में जो कल से और जो इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी जो बाजार खड़ा कर रही थी इस अतीक को लेकर के, कई तरह का जो पॉलिटिकल लाभ लेना चाह रही है, वो भारतीय जनता पार्टी अब गिर चुकी है। अब कल जो एक बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने जो देश की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उन्होंने किया, उन्होंने किस तरह बताया कि 300 करोड़ रुपए क्या उन्हें प्रलोभन दिया एक RSS के नेता ने, किस तरह से इस देश के CRPF के 40 जवान शहीद हो गए और उन लोगों ने एयरक्राफ्ट मांगा और सरकार ने उन्हें देने से मना कर दिया, जबकि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर कन्वाय को रोड से ले जाया जाए जबकि खतरा की आशंका थी। मनोज, कई सारे सवाल थे जो मीडिया में चलते। मनोज एक सेकंड, हाँ आप उठाइएगा, सुनिए, रुकिए ना एक सेकंड। देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं मनोज, आप विषयांतर हो रहे हैं अभी। हाँ, ये जो घटना है ना मनोज, ये वाली अतीक और अशरफ की हत्या की, इस पर अखिलेश का ट्वीट पढ़िए और आप जो संभल कर बोल रहे हैं एक एक शब्द चुनकर मनोज, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए यह मुद्दा, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना आसान नहीं होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीतिक मुद्दा बनाना आसान नहीं होने वाला है। बहुत सोच समझ कर आप ये मुद्दा उठाएंगे क्योंकि बीजेपी इसे हिंदू मुस्लिम की तरफ देखेगी। आप इसे मुसलमानों या मजहब से नहीं जोड़ पा रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं मनोज। देखिए मानक बहुत साफ आप जो प्रश्न कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार ये बात कही है, हम किसी भी मजहबी आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्षता की बात करी गई है। और हमारे तो नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेक बार सवाल खड़ा किया, उन्होंने सदन में कहा कि जब पुलिस की सुरक्षा में हत्या हो सकती है, अब उससे आगे बात बढ़ गई है। अब न्यायालय की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश के अपराधियों का हौसला इतना बड़ा है कि सरकार समर्थित नारे लगाइए और चाहे पुलिस की सुरक्षा मनोज, लेकिन बीजेपी कहेगी कि आप देखिए इतने दुर्दांत अपराधी के पक्ष में बोल रहे हैं आप, वो बीजेपी का ये स्टैंड रहेगा। सवाल बीजेपी अब जिनमें नैतिकता बची नहीं, सवाल मैं पक्ष में किसी के बोल रहा हूं, नाम ले रही समाजवादी पार्टी बस ये सवाल कर रही कि आप बताइए कि क्या आप न्यायालय के अभिरक्षा में भी हत्याएं होंगी उत्तर प्रदेश में? जवाब दे रहे हैं आपका। देखिए सबसे ज्यादा खाने के कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, तो जो देश के नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई। ओके, आलोक बस बोल रहे हैं, एक मिनट अब आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, अरे यार बोले ही जाओगे, मान रहे हैं। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट बोलिए मनोज जी, एक बात आपको शोभा नहीं देती है कि आप जात और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अगर जात और धर्म आपकी पार्टी से एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप, अगर जात और धर्म आपकी पार्टी से हटा दिया जाए तो आप हाशिए पे चले जाएंगे, आप 0/0 हो जाएंगे। यही हाल लालू यादव का बिहार में है, अगर जात और धर्म उनसे हटा दिया जाए तो 0 पे आ जाएंगे। इसलिए इस बात को स्वीकारिए कि आप जात और धर्म की राजनीति करते हैं, और यह पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है
कि आपको बिहार भी में पूरा राजद देश और और दुनिया यूपी जानती है में कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी अगर ये धार्मिक जात और दूरी धर्म की न करे, राजनीति पर इस इतने सवाल वर्षों से में टिकी हुई है। कई सारे नहीं, उत्तर प्रदेश में आज बांदा में भी नहीं, 4 लोगों की हत्या हम हुई है जात और मानो। धर्म की राजनीति नहीं करते आजमगढ़ में हैं। भी अगर 3 हमने लोगों की शौचालय हत्या हुई है। बनाए तो हमने उत्तर हर प्रदेश वर्ग के को सभी दिया, जनपदों अगर में हमने राशन लगातार बांटा हत्याएं हो रही तो हैं। हर वर्ग को लेकिन दिया, वो सब अगर हमने मीडिया के सामने, मकान लोगों के बनाए सामने तो न हर आ वर्ग जाए। को दिए। सरकार समर्थित लोग आप हमेशा ये आपके प्रयास कर कथनी रहे और हैं। करनी में अंतर है, सॉरी माफ कीजिएगा, आपके कथनी और करनी में अंतर है। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और जो भी कल्याणकारी योजनाएं हमारी हैं उसका लाभ हर धर्म और हर जात को देते हैं, हम उसमें भेदभाव नहीं करते। ओके, अब जरा आरोपी सनी के घर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सुकेश, इसके बाद आ रहा हूं। मैं इस वक्त खड़ा हूं कुरारा थाना जो हमीरपुर जनपद का है, यहीं का रहने वाला है मोहित सिंह उर्फ सनी। और यहां का जो एचएच हिस्ट्री सीटर की लिस्ट है वहां पर 13 नंबर में मैं दिखाना चाहूंगा कि 13 नंबर में पुराने उर्फ सनी पुत्र जगत सिंह कस्बा जो है एचएस नंबर 281A के नाम से मामला दर्ज है। फिलहाल इसके ऊपर 14 संगीन मामले हैं। 2016 में पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई थी, तब से ये फरार चल रहा था। रविंद्र निगम, न्यूज़ 24, हमीरपुर। मैं इस वक्त खड़ा हूं अतीक अहमद के जो हत्यारे हैं उनमें से एक सनी उर्फ पुरानी चाय वाले के नाम से ये फेमस है। ये मकान उसी का है, क्योंकि इस मकान में फिलहाल अभी कोई नहीं है, ताला पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे भीड़ जमा हो चुकी है, क्योंकि कल जो है लगभग 10:25 पे अतीक को गोली मारकर 3 युवकों ने हत्या की थी। उनमें से एक सनी जो है हमीरपुर जिले के कुरारा थाने का रहने वाला है। इसके ऊपर कई आपराधिक मामले हैं और फिलहाल कई दिनों से ये फरार चल रहा था। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भैया, सनी जो है कब से फरार है यहाँ से? 7-8 वर्ष से यहाँ ही कुरारा में देखा गया। 7 वर्ष 8 वर्ष जी। इनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं? हाँ, परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन वो बहुत सभ्य समाज के लोग हैं। और यही बच्चा थोड़ा सा गलत राय पे निकल गया था। जी। तो सूचना आपको कैसे मिली? हमको अभी फोन आया था हमारे एक मित्र का कि वहाँ पे मीडिया कर्मी आए, पुलिस कर्मी आए, तो हम भी देखने चले आए। फिलहाल यहाँ पर जो है माहौल गर्म है, लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। साथ में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आकर उसके घर की सुरक्षा कर रही है, क्योंकि घर वाले भी कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। रविंद्र निगम, न्यूज़ 24, हमीरपुर। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट। सुकेश, अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है इन तीनों आरोपियों के बारे में, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे, तीनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 14-14, 17-17 केस दर्ज हैं। सुकेश, इसका मतलब अब इनकी पूछताछ के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा, और हो सकता है कि कभी कुछ पता चले ही ना कि आखिर ये हत्याएं क्यों हुई हैं। सुकेश, मैं कल से ये कह रहा हूं कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या ने कई रात से पर्दा उठने से बचा दिया है क्या? ये एक सीरियस सवाल है जिसकी तरफ हम सबका ध्यान जाना चाहिए। पुलिस सुरक्षा में जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से कई मामलों का वो राजदार ही नहीं किंगपिन बताया जा रहा था, मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, और उससे पूछताछ में बहुत सारी चीजें निकल सकती थी उमेश पाल की हत्या कांड से जुड़ी हुई। सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं कि इंस्टेंट जस्टिस, जिसने शूटर था उसने मार दिया, शूटर पहला ढेर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मास्टरमाइंड भी हो गया, लेकिन ये जड़ से जिस समस्या को खत्म करना है या जो पता करना था, बहुत सारी चीजों से पर्दा उठना बच गया। अब ये आरोपी जिन्होंने हत्या की है, अपराधी, उनके बारे में जो जानकारियां शुरुआती स्तर पे मिल रही हैं कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका, ये अपने घर से बहुत करीब भी नहीं थे, घर वालों ने इनको छोड़ रखा था, तो इस बैकग्राउंड के लड़के थे, वो वहां पहुंच जाते हैं और बहुत हीरोइक अंदाज में भगवान का नाम लेकर और हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो ये एक सीरियस डिस्कोर्स को जन्म दे रहा है मानव। ये सबसे बड़ा सवाल इस पे यही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये राजनीति में भाजपा इसका फायदा उठा लेगी, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो जाएगा, बहुत गार्डेड तरीके से समाजवादी पार्टी को चलना पड़ेगा। ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं,
इसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखना चाहिए। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो बहुत ही माइंड बॉगलिंग है, हमको सोचने पे मजबूर करता है। आखिरकार राजनीतिक फायदा किसी का हो सकता है, नुकसान किसी का हो सकता है, लेकिन हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो सोचने लायक विषय है कि क्या हम जो हमारी व्यवस्था है उसको धता बताते हुए आगे निकल रहे हैं, क्या हम इंस्टेंट जस्टिस के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और क्या ये सैंक्टिटी मिल रही है, क्या इसको समाज की सैंक्टिटी मिलना ये सबसे खतरनाक है जिसकी तरफ हमें इशारा करना पड़ेगा, और जिसकी तरफ मुझे लगता है कोर्ट भी पूछेगी सरकार से कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रोटेक्शन में था अतीक अहमद और उसका भाई, वो दुर्दांत अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया, तंग किया, हत्याएं करवाई, बहुत पैसे बनाए, लेकिन इस सब के पीछे जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है और जिस मोडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया गया है और जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बनाने की कोशिश की जा रही इस हत्या के बाद, वो दुखद है और उसकी तरफ इशारा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक खतरनाक ट्रेंड सोसाइटी में शुरू हो रहा है और राजनीति से ऊपर उठकर मुझे लगता है कि इसको सभी दलों को, और जिस तरीके से देर रात तक योगी आदित्यनाथ को बैठक करके ये एक प्री एम्प्टिव मेजर लेना पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कल रात से आप हमारे साथ थे, मैं कह रहा था बार बार कि ये न्यायिक जांच आयोग जो है 3 सदस्यीय, ये एक प्री एम्प्टिव मेजर है, ये अपना खाल बचाने की कोशिश है। जो कोर्ट में जाकर ये दलील दी जाएगी कि हमने तुरंत ही ये एक्शन लिया कि हमने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है, ऐसे भी इस तरह की घटनाओं का कोर्ट मॉनिटर करके और उसकी जांच कराने को कहता। कोई भी एनकाउंटर पे तो चलिए 2% आप कह सकते हैं कि एनकाउंटर सही था, एनकाउंटर करना पड़ा, ये एक दुर्दांत अपराधी था। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया, ये हो सकता था कि पुलिस वालों पे गोलियां चला दे, तो लोगों को हमदर्दी नहीं होती है ऐसे अपराधियों से, तो आप कई बार उस घटना को मान लेते हो, पुलिसिया वर्जन को मान लेते हो, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है वो एक्सपोज करता है पूरे सिस्टम को, वो एक्सपोज करता है हमारे पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर वो घुसता है और एक जगह बनाने की कोशिश करता है। ये बहुत खतरनाक है मेरे हिसाब से। ऑलराइट, भानु प्रताप सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। भानु प्रताप जी, आपने जब इस घटना के बारे में कल रात को सुना, देखा, आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या आपको हैरानी हुई या आपको भी ये जो सारी फिक्र, सारी चिंताएं इस समय सब जगह से आ रही हैं, आपको भी वो चिंता हुई? देखिए, एक दुखद घटना है, चुनौतीपूर्ण घटना है और हैरानीपूर्ण घटना निश्चित है। इस प्रकार की कोई भी सनसनीखेज घटना होती है तो किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए ये एक चुनौती के रूप में देखा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे कहने का मतलब, आपके अनुभव में, आपने जाहिर है दशकों आपने काम किया यूपी पुलिस में, कभी इस तरह की कोई घटना आपने देखी थी? सनसनीखेज घटनाएं होती रहती हैं, केवल इसी प्रदेश में नहीं, अन्य स्तर पर भी होती रहती हैं। अनेक घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इसको ये कहना कि ये पहली और अपने आप में एक अनूठी घटना है, बिल्कुल गलत है। पहले भी ऐसी इस प्रकार की सनसनीखेज घटनाएं हुई हैं, पहले भी इस प्रकार के अपराध हुए हैं और इसको पुलिस प्रशासन, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस व्यावसायिक रूप से बड़ी दक्ष पुलिस है, वो चुनौती से लेती भी रही है। और आप ये जान करके आपको कोई नई बात नहीं है, एसटीएफ हमारा जो पहले गठित किया गया था, इस प्रकार के माफियाओं के लिए ही गठित किया गया था। इसका अपना एक नाम है पूरे देश में, तो ऐसी बात नहीं है, पहले भी घटनाएं होती रही। नहीं, लेकिन भानु प्रताप जी, आप मुझसे सहमत होंगे, इस तरह की घटनाएं मुझे तो याद नहीं पड़ता, हो सकता है कि और बड़े बड़े अपराध हुए हैं, सनसनीखेज अपराध हुए हैं, लेकिन मीडिया के सामने इतने बड़े अपराधी जो कि कोर्ट के आदेश से पुलिस की कस्टडी में थे, मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए जा रहे थे, कैमरे के सामने ऐसी हत्या कहाँ हुई है? देखिए, ऐसा है कि पहले मुख्यमंत्री स्तर के भी लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, जब सार्वजनिक कार्यक्रम में वो लोग रहे हैं और पूरे सुरक्षा के घेरे में भी रहे हैं। प्रधानमंत्री स्तर के भी व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, जब वो विशेष रूप से सुरक्षा के घेरे में रहे। और इस प्रकार, तो आप ये कहना कि इस प्रकार की घटना पहले नहीं हुई है, हो चुकी है। और ये इसमें एक
सुनियोजित रूप से की जाती हैं, इसमें एक सरप्राइज फैक्टर रहता है। सुरक्षा व्यवस्था अपनी जगह पे रहती है। क्या पहले एक पूर्व प्रधानमंत्री जो रही है मृतक, हमारी बड़ी, वो तो क्या, वो तो सुरक्षा के घेरे में थी, उनके साथ ऐसी घटना हुई, गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया था। तो आपका ये कहना कि आपके जानकारी में ऐसी घटना पहले नहीं हुई है, मुझे आश्चर्य होता है। पहले ऐसी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं सर, जिसमें सर, सुरक्षा, विशेष सुरक्षा के घेरे में लोगों को हत्या की गई। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे भी हैरानी हो रही है कि आपने इतने दशक, इतने साल यूपी पुलिस में बड़े पदों पर काम किया। सर, इंदिरा गांधी की हत्या से आप अतीक अहमद की हत्या की तुलना कर रहे हैं, या राजीव गांधी की हत्या से आप अतीक अहमद की हत्या की तुलना कर रहे हैं? मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की सुरक्षा के घेरे में। मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी तुलना की है। कृपया अपने शब्दों को वापस लें। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस की सुरक्षा में हत्या हुई है, इसके बारे में, इस प्रकार की घटनाएं हुई। अगर आप मुझसे कहते हैं क्या इस प्रकार के अपराधियों की पहले घटना हुई है, तो एक बात अलग थी। आपने ये कहा कि पुलिस की सुरक्षा में क्या पहले हत्या हुई है, तो उस पर मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे बड़ा कष्ट है कि आपने इसको मेरे शब्दों को घुमाने का प्रयास किया। अच्छा, ठीक है सर, मैं डायरेक्ट पूछता हूं थोड़ा सा। देखिए, क्योंकि हम आपका जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ लेना चाहते हैं सर, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को पता चले कि एज अ रिटायर्ड डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, एक सबसे बड़े पद पर आप रहे यूपी में पुलिस के, आपको नहीं लगता कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है? मैं जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं तब तक मैं इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि देखिए, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार होता है सुरक्षा की सिक्योरिटी ऑडिट करना, और उसमें जिसकी आप सुरक्षा करते हैं उसका एक्सेस कंट्रोल, जो पुलिस की भाषा में, सुरक्षा की भाषा में प्रवेश नियंत्रण, बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, बहुत बड़ा वो रहता है। यहाँ जिनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया था उनका प्रवेश नियंत्रण की बात थी। तो आप इस बात पे भी सहमत होंगे कि जो हत्यारे आए थे वो पत्रकार बन करके आए थे, उनके हाथ में कैमरा था, माइक थी। सामान्यतः पत्रकारों की तलाशी एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा होता है उसमें। तो इस प्रकार से ये कहना कि एक बहुत बड़ी चूक है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी, इसमें कार्रवाई की जा रही है, तात्कालिक कार्रवाई की जा रही है, और फिर इसके बाद तत्काल उन हत्यारों को अभिरक्षा में ले लिया गया। प्रश्न ये भी आप उठा सकते हैं कि क्यों नहीं पुलिस ने फायरिंग की। अगर फायरिंग करते निर्दोष, वहां पत्रकार भी थे और लोग भी थे, बल्कि एक पत्रकार और एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। तो पुलिस को बड़ा सोच समझ करके वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तीनों को गिरफ्त में ले लिया गया है, तत्काल बैठकें कर ली गई हैं, धारा 144 लगा दी गई है, न्यायिक आयोग गठित कर दिया गया है। प्रश्न जैसा अभी उठाया जा रहा है कि सामाजिक चिंतन में ये देखना पड़ेगा कि इस प्रकार का न्याय को अपने हाथ में लेने का जो ट्रेंड है, इसको कोई सांप्रदायिक रूप देना पूर्णतः गलत होगा, कोई राजनीतिक रूप देना पूर्णतः गलत होगा। क्यों किया गया? क्या ये देखिए, क्राइम कंट्रोल में एक ब्रोकन विंडो थ्योरी भी होती है, बहुत प्रसिद्ध थ्योरी होती है, जिसमें होता है कि अगर कोई छोटा क्राइम होता है उसको उसी समय अगर कंट्रोल कर लिया जाए और सजा दिला दी जाए, बड़ा अपराधी नहीं बनता है। अमेरिका में इसको बहुत सक्सेसफुली कैलिफोर्निया में लागू किया गया था। इस अपराधी को अगर शुरू में, अगर पहली घटना अतीक अहमद ने की थी, उसी समय अगर दंड दिला दिया गया होता, सजा दिला दी गई थी, तो क्या ये स्थिति आती? पर कहना नहीं चाहिए, पर जो भी राजनीति का आपराधिक, जो अभी माननीय सुकेश रंजन जी कह रहे हैं कि अपराधों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण पोषक करने वाले ऐसे प्रकार के, तो इस स्थिति पर आ जाते हैं जिसमें समाज को चिंता करने की बात है। लेकिन पुलिस प्रशासन की चुनौती है, पुलिस प्रशासन इसके लिए तत्पर भी है, कार्रवाई की भी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके सर, लेकिन ये जो दो घटनाएं हैं, खास तौर से पुलिस का जो एक्शन हुआ उमेश पाल की हत्या के बाद, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इन दो घटनाओं पर हूं फिलहाल। एक उमेश पाल का मर्डर और दूसरा अतीक और अशरफ का मर्डर, क्योंकि तो ये तो खुलेआम हुआ, दिन दहाड़े हुआ, एक रात में पुलिस की कस्टडी में हुआ। क्या इससे पुलिस की छवि पर, यूपी पुलिस की छवि पर दाग नहीं लगता भानु प्रताप जी? दाग लगने की बात एक बहुत अतिशयोक्ति होती है, चुनौती है। वो भी एक चुनौती थी, ये भी एक चुनौती है। वो भी देखा जाए तो एक प्रकार से पुलिस कस्टडी सुरक्षा में ही थे और दिन दहाड़े उनका भी हुआ था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक चुनौती के रूप में है, जिसको पहली वाली घटना को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़े
प्रभावी रूप से किया है, उस पर भी किया गया। सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, उनको कस्टडी में ले लिया गया है, न्यायिक आयोग कर दिए गए हैं, तत्काल सारे अफवाहों पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। थोड़ा सा समय मिलना चाहिए। अगर हम इस प्रकार की सनसनीखेज घटनाओं पे तुरंत अपना एक अभिमत बनाने लग जाएं कि पुलिस प्रशासन की नाकामी है और ये ऐसा है, तो वो बहुत जल्दबाजी होगी। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध यही है कि थोड़ा समय आ जाने दीजिए। काफी तथ्य, काफी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे। क्या बिल्डर लॉबी इसमें है? क्या कोई ऐसा ग्रुप या लॉबी है जो अतीक के बयान को सामने आने पर उसको नुकसान होने वाला था, वो चाहती थी? अनेक पहलुओं को देखना पड़ेगा हमको, तो उसके बाद ही किसी एक निष्कर्ष पर आना पड़ेगा। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं। हमारी खास कवरेज जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24।